गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम 11th चैप्टर पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारा जो जापान और चीन की इतिहास के बारे में पढ़ लिया है। जहाँ तक जापान की बात करें हम तो शोगुनों के बारे में, फिर उसके बाद जापान के द्वारा जो जीते हुए युद्ध थे, चाहे वो रूस के साथ हो या चीन के साथ हो, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। साथ में जापान में सैन्यवाद और जापान के ऊपर परमाणु हमले द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसके बाद जापान का आधुनिकीकरण, ये उससे पहले भी जो जापान में मॉडर्नाइजेशन के काम हुए, सुधार जो कार्य वहाँ पे किए गए, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इसके साथ साथ में ही हमने चीन और वहाँ पे प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में पढ़ा। आज हम चीन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो चीन के इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं, उस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न, इस टॉपिक से आपको प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, हर बार आते हैं। तो होप है कि आप लोग जो नोट्स मैंने इसमें आप लोगों को मैं दूंगा, वो आप अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे उनको और लर्न करने की कोशिश इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो आज के हमारे सब टॉपिक रहेंगे, डॉक्टर सन यात सेन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर सन यात सेन चीन के महान राष्ट्रवादी नेता, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके द्वारा जो एक संस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था एस्टेब्लिश हुई, रिवाइव चाइना सोसाइटी, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही डॉक्टर सन यात सेन के 3 जो सिद्धांत हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर तुंगमिंग हुई, एक और संगठन जिसकी स्थापना डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा की गई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर सन यात सेन का आरंभिक जीवन। डॉक्टर सन यात सेन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चीन के इतिहास में उनका जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रवादी नेता, जिन्हें आधुनिक चीन का निर्माता भी कहा जाता है। वह चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, उनका जन्म 2 नवंबर 1866 ईस्वी को क्वांगतुंग प्रदेश के चोएहंग नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सनटैंट सुंग था, और उन्हें उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो उन्हें हवाई द्वीप में प्राप्त कर की उन्होंने। और उनके भाई ने उनको एलिंगन चर्च के एक प्रसिद्ध स्कूल में भर्ती करा दिया हवाई में। लेकिन स्कूल में वो उन्होंने ज्ञान विज्ञान और पश्चिमी जो एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन थी, वो शिक्षा प्राप्त की। वो ईसाई धर्म से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे ईसाई धर्म को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब उनके भाई को इस बात का पता चला तो बहुत नाराज हुए, और उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको फिर से चीन भेज देंगे। तो उनके भाई ने उन्हें चीन भेज दिया और वो चीन वापस आ गए। क्योंकि डॉक्टर सन यात सेन ने मेडिकल की शिक्षा ली थी लंदन में। 1887 में उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, और 1892, यहाँ पे आपने 1892 कर लेना है, 1892 में वो वापस पहुँच गए। 1892 आप लोगों ने ये कर लेना है क्योंकि गलती से ये हो गया है। मैकाय नामक स्थान पर वो आए, और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस आरंभ की। उसमें उनके ऊपर क्रांतिकारी जो भावनाएं थी, उनका गहरा प्रभाव पड़ चुका था, और वो अपने देश में बहुत सारे सुधार करना चाहते थे, चीन में बहुत सारे सुधार करना चाहते, चाहे बात एजुकेशन की हो या फिर वो लोकतंत्र की स्थापना करवाना चाहते थे, के पक्षधर थे चीन में। तो जहाँ तक एजुकेशन की बात है, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक शिक्षा समिति की स्थापना की, और शीघ्र ही इस समिति के सदस्यों ने मानचू सरकार, जो कि उस समय चीन में शासन कर रही थी, ये शिक्षा के से संबंधित बहुत सारे प्रस्ताव जो है वो चीन की सरकार के समक्ष रखे, लेकिन चीन की सरकार ने इन्हें मानने से मना कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा था, रिवाइव चाइना सोसाइटी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप
को बताया कि वो एक राष्ट्रवादी नेता थे और वो चाहते थे चीन में एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाए जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। लेकिन चीन की जो मांचू सरकार थी वो सुधारों के विरुद्ध थी, लोगों की भलाई के लिए बहुत कम कार्य करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर सन यात सेन ने 24 नवंबर 1894 ईस्वी को होनोलुलु में रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की। वो स्वयं इसके चेयरमैन बने और इसे सिंग चुंग हुई के नाम से भी जाना जाता है, सिंग चुंग हुई। ठीक है, ये एक गुप्तचर संगठन था जिसने बाद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया चीन में क्रांति लाने में भी। आरंभ में इनके सदस्यों की संख्या जो थी वो 112 थी। 21 फरवरी 1895 ईस्वी में इसका मुख्यालय हांगकांग में खोला गया। इसकी बहुत सारी जो शाखाएं थी वो चीन के अलग अलग भागों में एस्टेब्लिश हुई। इसका मुख्य उद्देश्य चीन में मांचू सरकार का अंत करना था, क्योंकि ये बहुत दुखी हो गए थे, लोग दुखी थे मांचू सरकार से। और रिवाइव चाइना सोसाइटी जो कि डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य भी चीन में मांचू सरकार का अंत करना, चीन में समाज का पुनर्निर्माण करना, प्रेस और शिक्षा के माध्यम से चीनियों में नई चेतना भरना था। सभी चीन के लोगों में एक नई जागृति लाना कि उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना, चीन की जो सरकार थी उसको उसके प्रति एक एटमॉस्फेयर तैयार करना, तथा चीन में गणतंत्र की स्थापना करना, जो लास्ट उसका उद्देश्य था। लेकिन आप लास्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो मुख्य उद्देश्य था उनका वो था चीन में गणतंत्र की स्थापना करना, डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टेब्लिश करना। डॉक्टर सन यात सेन ने एक क्रांतिकारी सेना का भी गठन किया। उन्होंने एक और ऐसा नहीं कि केवल रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना, इसी के सदस्यों में से उन्होंने एक अपनी एक मिलिट्री टाइप में एस्टेब्लिश कर दी। और कुछ ही समय में डॉक्टर सन यात सेन पूरे चीन में बहुत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन मांचू सरकार की नज़रों में भी वो चढ़ गए थे। तुंग मिंग हुई, मैंने पहले भी बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन एक और जिसे डॉक्टर सन यात सेन ने 1880 ईस्वी में 20 अगस्त 1880 ईस्वी में सॉरी यहाँ पे आपने 1880 कर लेना है आपने। ये गलती से हो गया है, 1880 1880 में जापान की राजधानी टोक्यो में तुंग मिंग हुई एक और संगठन उन्होंने एस्टेब्लिश किया। रिवाइव चाइना सोसाइटी एक अलग थी, लेकिन अब तुंग मिंग हुई नामक एक संगठन की स्थापना की। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य चीन में मांचू वंश का अंत करना था। उद्देश्य भी इसका यही था, लेकिन इस सोसाइटी के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से उन्होंने अपने आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत किया। चीन को पश्चिमी देशों के शासन से मुक्त करना, क्योंकि हमने पहले बात की कि द्वितीय अफीम युद्ध के बाद चीन में बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ अपने पैर जमा चुकी थी, चाहे बात व्यापार की हो या चीन में सुविधाएं लेने की हो, बंदरगाहों पर अधिकार करने की हो। यूरोप के बहुत सारे देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये सभी चीन में आ गए थे। और डॉक्टर सन यात सेन की इस संस्था तुंग मिंग हुई का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों के शासन से मुक्त होना था। चीन में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करना, चीन की भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, ये महत्वपूर्ण है। इस संगठन ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के उद्देश्य से मिन पाओ 1905 ईस्वी में मिन पाओ पीपल ट्रिब्यूनल नामक जो समाचार पत्र था वो निकाला। और शीघ्र ही जो समाचार पत्र था बहुत लोकप्रिय हो गया था। बड़ी संख्या में जो चीन के विद्यार्थी थे और जो आम जनता थी, उन्होंने इस संगठन की सदस्यता जो है वो ग्रहण की। और ये संस्था चीन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि 1911 की चीनी क्रांति या फिर बाद में मांचू सरकार का अंत करने में इस संगठन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो डॉक्टर सन यात सेन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि वो आधुनिक चीन के एक निर्माता के रूप में सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नया गणतंत्र। नया गणतंत्र अब किस प्रकार का होगा? अब हमने बात की कि 1911 की चीनी क्रांति के बाद के समय डॉक्टर सन यात सेन अमेरिका में थे, क्योंकि वो वहाँ से चीन से उनको निकाल दिया था। और
चीन की क्रांति सफल रही, 1911 की चीनी क्रांति सफल रही और उन्हें नए गणतंत्र का अध्यक्ष बनने के लिए चीन आने का निमंत्रण दिया। जैसा कि हमने पहले बात की 1911 की चीनी क्रांति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन 1911 की चीन की क्रांति लाने में डॉक्टर सन यात सेन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मांचू वंश का अंत, जो मांचू सरकार थी, जो बहुत ही एक तानाशाह सरकार थी, उसका अंत 1911 की चीनी क्रांति के बाद हुआ। तो चीनी क्रांति के नेताओं ने सबसे पहला जो काम किया वो था डॉक्टर सन यात सेन को अमेरिका से बुलाना। डॉक्टर सन यात सेन 29 दिसंबर 1911 को संघाई पहुंच गए थे। 1912 में उन्हें नए गणतंत्र का राष्ट्रपति नियुक्त किया और इसी वर्ष सभी क्रांतिकारी दलों को मिलाकर उन्होंने एक नया दल कोमिनतांग दल की स्थापना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कोमिनतांग दल की स्थापना की। 12 फरवरी 1912 ईस्वी को उन्होंने राष्ट्रपति पद से जो है त्याग पत्र दे दिया, लेकिन युआन सिकाई को उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित किया और युआन सिकाई मांचू वंश के बाद गणतंत्रीय सरकार के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर सन यात सेन की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में भी बहुत बार ये प्रश्न आता है अलग से कि डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांतों का वर्णन करो। तो उनके जो जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी तीनों सिद्धांत जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, उनको सन मिन चुई के नाम से भी जाना जाता है, सन मिन चुई। और ये 3 सिद्धांत, तीनों प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आता है वो इस प्रकार से आता है कि डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांतों का वर्णन करो। तो आप लोगों ने ये करना। सबसे पहला जो सिद्धांत है इनका वो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की बात करें, इसको अगर हम सही से देखें तो राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का जो कार्य चीन में किया उसका मुख्य श्रेय डॉक्टर सन यात सेन को जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयता के महत्व को भली भांति वो जानते थे, है ना। उनका ये मानना था कि वर्तमान समस्या का सामना करना इसलिए पड़ रहा है लोगों को क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना कम है। जब तक उनमें ये भावना नहीं जागेगी तब तक लोग उनका घोर शोषण करते रहेंगे और तब तक चीन एक शक्तिशाली देश नहीं बन सकता है। तो लेकिन राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनका मानना था कि इसी से विकास होगा। ठीक है, लेकिन उनकी शर्तें थी। क्या शर्तें थी? चीन में मांचू वंश का अंत करना, ये राष्ट्रवाद की शर्तों में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण थी, पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से चीन को मुक्त करना, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना और विदेशी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करना, इस चीज़ के लिए कि मांचू सरकार का अंत किया जाए। पहला ये था राष्ट्रीयता। दूसरा राजनीति, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की बात तो डॉक्टर सन यात सेन बहुत पहले से ही कर रहे थे। उन्होंने, जैसा कि हमने पहले बताया कि उनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो विदेशों से हुई। एजुकेशन डॉक्टरी उन्होंने इंग्लैंड से की। तो इंग्लैंड क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश था, वहाँ से वो भली भांति जानते थे डॉक्टर सन यात सेन कि किस प्रकार से जो है वो लोकतंत्र में लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो वो एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना करने के पक्षधर थे और निरंकुश शासन का वो अंत चाहते थे, निरंकुश सरकार का अंत चाहते थे और ये चाहते थे कि लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तीसरा और अंतिम जो उनका विचार था वो था लोगों की आजीविका। डॉक्टर सन यात सेन का मानना था कि सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। और अधिकांश, क्योंकि चीनी कार्य लोग जो है वो उनका मुख्य कार्य कृषि था, इसलिए कृषि कार्यों के लिए सरकार को अपना विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्थिक खुशहाली की बात करें, उन्होंने बोला कि यातायात के साधनों, उद्योगों और खानों का विकास किया जाना चाहिए, जिसके चलते मजदूरों को संपूर्ण रोजगार प्राप्त होगा और देश के विकास के लिए बड़ी कड़ी मेहनत वो करेंगे। उन्होंने बात की कि व्यापारियों तथा पूंजीपति के हाथों में धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध थे वो। उनका मानना था कि इस प्रकार से जो है वो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी अगर हम डॉक्टर सन यात सेन की बात करें, मैंने पहले बताया था कि ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने इसको सही तरीके से अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेना है। डॉक्टर सन यात सेन का प्रारंभिक जीवन, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा, रिवाइव चाइना सोसाइटी के बारे में आप क्या जानते हैं, अलग से तुंगमिंग हुई से क्या अभिप्राय है, ठीक है, नया गणतंत्र क्या था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आता है वो है डॉक्टर सन यात सेन के 3
सिद्धांत। तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव